हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन तक पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो अब मैं इसी वीडियो का चैप्टर का पार्ट सेकंड शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आगे के टॉपिक्स आज आपको कराऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक जो मैंने छोड़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे छोड़ा था, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन सभी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में अब हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ए रिएक्शन in which a single product is formed from two or more reactant। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, विथ वाटर, तो प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लैग लाइम बोला जाता है इसे। रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसमें से क्या होती है? हीट भी निकलती है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो स्लैग लाइम बनता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें से हीट रिएक्ट करती है। तो ये किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो दो रिएक्टेंट हैं उसको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट यानी कि स्लैग लाइम प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में हीट भी निकल रही है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन किए गए हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो अभी इसमें देख पा रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ इसे रिएक्ट कराया गया है और ये क्या बन गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। अब इसी का अपोजिट एक और रिएक्शन होती है जो मैंने यहाँ नोट में डाला है। आप देखेंगे यहाँ पे नोट में कि ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। जो स्लैग लाइम का जो सॉल्यूशन है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ये स्लैग लाइम, इसका यूज़ किस में करते हैं? वाइट वॉशिंग में किया जाता है, सफ़ेदी करने में दीवारों पे। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे क्या करता है? रिएक्ट करता है टू फॉर्म ए थिन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 और 3 डेज। जो ये 2 से 3 दिन के बाद क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनिंग फिनिश देता है वॉल को। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल जो है उसका फॉर्मूला भी यही होता है, CaCO3, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अब जो यहाँ पे है स्लैग लाइम आप देख पा रहे हैं, ये इस स्लैग लाइम को यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाई हुई है। इसी में क्या किया गया है? इसके अंदर CO2 को ऐड किया गया है। स्लैग लाइम में क्या कर दिया? CO2 ऐड करा तो ये क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, यानी कि CaCO3 बन गया प्लस वाटर, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अदर एग्जाम्पल भी हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कॉइल। एक एग्जाम्पल हमने स्लैग लाइम वाला देखा। सेकंड है कि बर्निंग ऑफ कॉइल। जब हम कॉइल को बर्न करते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है ऑक्सीजन गैस से, तो क्या बनता है? CO2 बनता है। तो यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की। तो
जब हम क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं कंबाइन करते हैं, रिएक्ट कराते हैं दोनों को, दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करा रहे तो एक प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है और जो क्या है वाटर है, जिसे हम H2O बोलते हैं। इसके बाद नोट है एक और, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट को क्या करते हैं फॉर्म करते हैं, उसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मैंने डेफिनेशन दोबारा से इसको डाली हुई है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। अभी आपने पिछले मैंने आपको बताया स्लैक लाइन वाले में रिएक्शन में, उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही थी, हीट भी रिलीज हो रही थी। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें हीट भी रिलीज होती है, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये वही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है, उसका तो फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उसके साथ अगर हीट भी रिलीज होते तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है, अगर हम नेचुरल गैस को क्या करते हैं बर्न करते हैं, CH4 नेचुरल गैस है, इसको हमने क्या किया ऑक्सीजन गैस के साथ बर्न किया तो क्या बना CO2 प्लस H2O, और साथ में क्या हो रही है हीट भी रिलीज हो रही है। जब रेस्पिरेशन करते हैं हम सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जब सांस को अंदर की ओर लेते हैं और जब बाहर की ओर छोड़ते हैं तो जो हमारी एयर बाहर निकलती है तो वो क्या होती है थोड़ी गर्म होती है। तो मतलब क्या कर रहा है वो भी हमारी भी एक तरीके से हीट रिलीज हो रही होती है। तो ये भी क्या है एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक प्रोसेस का ही एक एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन भी। यहाँ पर एक ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज C6H12O6, जिसमें O2 ऑक्सीजन ऐड हुई तो क्या हुआ 6 CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो ये दोनों क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसमें से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद इनमें हीट क्या हो रही है बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल और है द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल्स को, जो हम क्या मैटर को डीकम्पोजिशन करते हैं इनटू कंपोज, ये भी क्या है एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है दूसरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या करता है ब्रेक करके ब्रेक डाउन होता है और एक सिंपलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो डीकम्पोजिशन किया जाता है, अगर हम किसी रिएक्टेंट को क्या कर रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं तोड़ रहे हैं तो उसको तीन तरीके से तोड़ा जाता है और उन्हीं तीनों के अकॉर्डिंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम वन बाई वन पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, द डीकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग। अगर हम किसी भी सब्सटेंसेस का डीकम्पोजिशन कर रहे हैं यानी कि किसी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं हीट की हेल्प से, तो उसको उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है फेरस सल्फेट, जो ग्रीन कलर का एक क्या है रिएक्टेंट है, इसको हीट किया, हीट करने पे क्या बन गया ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, जो किस कलर का हो जाता है रेड एंड ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट कराया, हीट कराने के बाद क्या बन गया वो क्विकलाइम बन गया और CO2 गैस इसमें से निकल रही है। एक लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते तो क्या होता है लेड ऑक्साइड में बदल जाता है और प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है।
तो इन सबको हीट करके क्या किया जा रहा है, डिकम्पोज किया जा रहा है। तो ये सभी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डीकम्पोज, इसमें भी कंपाउंड या रिएक्टेंट को डीकम्पोज किया जा रहा है सिंपल कंपाउंड्स में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। अगर हम किसी भी रिएक्टेंट को या कंपाउंड को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डीकम्पोज कर रहे हैं या ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसको एक और नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर क्या करना है, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम इस वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग करते हैं। ठीक है, तो जैसे वाटर है, वाटर में हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई। ये प्रैक्टिकल है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसके अंदर हाइड्रोजन है और इससे क्या किया जा रहा है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन डाला हुआ है H2SO4 और इस प्रैक्टिकल के थ्रू क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या की जा रही है, अलग अलग की जा रही है। देखिए यहाँ पे दिख रही है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। इसके बाद तीसरा हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन में अगर हम क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट को हम क्या करें, ब्रेक डाउन कर रहे हैं सनलाइट की हेल्प से, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड पुट इन सनलाइट। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में। ठीक है, ये रहा सिल्वर क्लोराइड, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। हमने क्या करा, इसे सनलाइट के अंदर रखा तो सिल्वर और क्लोरीन गैस इसमें से अलग अलग हो गई। तो वी विल सी डैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या हो जाता है, ग्रे कलर में बदल जाता है सनलाइट में। दिस इज ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन के कारण ये होता है। सेम इसी की तरह आपके ऊपर दिख रही होगी एक और इक्वेशन दिख रही है, जो क्या है, सिल्वर ब्रोमीड की है। देखिए यहाँ पे ये सिल्वर ब्रोमीड को भी सनलाइट के अंदर अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, इसमें से सिल्वर और ब्रोमीन गैस अलग अलग हो जाती हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस का रिएक्शन का जो यूज़ है वो किस में किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रहा एक सिल्वर क्लोराइड है जो सनलाइट में यहाँ पे रखा गया है, जो डिकम्पोज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी। एक ऐसी रिएक्शन जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हम तीन चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तीन एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, किस फॉर्म में, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो इन तीनों को मिला के कौन सी रिएक्शन बन जाती है, इनको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक कंपाउंड में से, एक कंपाउंड है उसमें क्या है, दो तरीके के एलिमेंट हैं, एक है मोर रिएक्टिव एलिमेंट और एक है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। दोनों के बीच में अगर हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं
तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि इससे हटा देगा। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप इस इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे फेरस है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। फेरस को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया तो जो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो क्या करेगा, फेरस कॉपर को हटा देगा। तो देखिए यहाँ पे फेरस क्या करा, कॉपर यहाँ से हट गया और सल्फेट के पास क्या आ गया, फेरस आ गया। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन द आयरन ने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है और रिमूव कर दिया है दूसरे एलिमेंट यानी कि कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट से। द नील बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। ठीक है, रिएक्शन में क्या होता है, जो नील का जो कलर है फेरस का, वो क्या हो जाता है, ब्राउनिश कलर हो जाता है। और रिएक्शन कराने के बाद वो कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है, फेड। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे डायग्राम, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी ये डायग्राम में भी बताया हुआ है। देखिए ये आयरन नील है, इसमें क्या किया जा रहा है, रिएक्शन कराया जा रहा है और जिसमें से इसका एक कलर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे फेड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, इसी के अदर एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही। इसका जैसे जिंक है, जिंक को रिएक्ट कराया गया है कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक क्या करेगा, जिंक भी क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस इसने कर दिया और क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। जब लेड है, पीबी है, पीबी क्या करती है, कॉपर क्लोराइड के साथ क्या करें, रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, लेड क्लोराइड बन गया, कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। तो दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन कॉपर से, तो दोनों ही क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर को उसके कंपाउंड से। देखिए यहाँ पे कॉपर का कंपाउंड है, इससे क्या कर दिया, इसे कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अगर किसी को किसी भी रिएक्शन में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स। अगर कोई भी रिएक्शन है, उनके एलिमेंट्स के आयन का क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहा है रिएक्टेंट की, उसको क्या बोलते हैं, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है, बेरियम क्लोराइड क्या करता है, रिएक्ट कर रहा है सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट के साथ। देखिए जो ये है बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड है, इसको रिएक्शन किया कराया जा रहा है किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ। तो बेरियम और सोडियम की क्या हो गए, आयन की एक्सचेंज हो जाते हैं। तो सल्फेट के पास क्या आ जाता है, बेरियम आ गया और क्लोराइड के बाद क्या चला गया, सोडियम चला गया। ठीक है, यहाँ पे तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट जो एक प्रेसिपिटेट है और प्लस सोडियम क्लोराइड, इनमें क्या हो गया, सोडियम और बेरियम के आपस में आयन में एक्सचेंज हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम में भी समझाया हुआ है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ, इसके अंदर क्या है, बेरियम क्लोराइड है और इसमें सोडियम सल्फेट है, इन दोनों को मिलाया तो क्या हो गया, दोनों के आयन से एक दूसरे के साथ क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। अब इसमें आपने देखा कि जो है एक प्रेस्टिपेट बना है, यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट एक प्रेस्टिपेट है। अब ये प्रेस्टिपेट क्या होता है, इसको देखते हैं। वी विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस, अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम में, देखिए यहाँ पे हल्का सा, देखिए ये रहा, यहाँ पे कुछ क्रिस्टल दिख रहे हैं वाइट कलर के इसके अंदर, तो ये क्या है, यही एक प्रेस्टिपेट है। तो वी विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जो वाइट सब्सटेंस है ये वाटर के अंदर नहीं घुला है और ये फॉर्म हो जाता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एक वाइट सब्सटेंस बन जाता है। और दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या किससे जानते हैं, प्रेस्टिपेट के नाम से जानते हैं। ये क्या है, एक प्रेस्टिपेट है। अब प्रेस्टिपेट से एक रिएक्शन निकल कर आती है, प्रेस्टिपेशन रिएक्शन।
एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट, एक ऐसी रिएक्शन अगर जिसमें प्रेसिपिटेट भी रिएक्ट मतलब प्रोड्यूस होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं। नोट ये है कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, उन सब में प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो हम सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं बोल सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पे देख रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराया गया लेड नाइट्रेट के साथ, तो इनके बीच में क्या हो गया, आयन में एक्सचेंज हो गया, तो क्या बन गया, लेड आयोडाइड येलो कलर का और पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, पोटेशियम ब्रोमीन को क्या क्या है, बेरियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया गया है, तो और क्या बन गया, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमीड बन गई। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं बेस के साथ, और क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। बाय एक्सचेंजेस ऑफ आयन में एक्सचेंज होने के कारण उसको क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए एग्जांपल में देखिए यहाँ पे दिख रहा है NaOH, ठीक है, ये एक बेस है और ये क्या है, एक एसिड है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, सॉल्ट और वाटर बन गया। तो वैन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस को रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ, तो एक सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल ही है कि अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, और इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट, अगर हम कोई भी हम क्या कराते हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या किसी नॉन मेटालिक एलिमेंट का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है या मेटालिक एलिमेंट रिमूव हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन तो ऐड हो रही है, प्लस अगर नॉन मेटालिक एलिमेंट भी ऐड हो रहा हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या मेटालिक एलिमेंट को रिमूव देखने को मिलता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखाऊंगा। एलिमेंट और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट इज एडिड। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन को या नॉन मेटालिक एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, या हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट क्या हो रहा है, उसमें से रिमूव हो रहा है जिस एलिमेंट में से, उसको क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडाइज कहते हैं उन कंपाउंड्स को। ठीक है, दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। द कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विच गोस अंडर रिडक्शन, जो भी कंपाउंड है और जो रिडक्शन हो रहा है जिनका, उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन। ठीक है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडाइजेशन, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडाइजेशन के लिए, उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक ऐसा सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सॉरी ऊपर वाले में ऑक्सीजन था, नीचे वाले में क्या कर रहा है, वो सब्सटेंस हाइड्रोजन दे रहा है फॉर रिडक्शन
इसको रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, उसको भी क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये जो रिएक्शन है ये दोनों को मिला के बनाया गया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के जो रिएक्शन होती है उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन। अब इन रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, जिस एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अदर गेट रिड्यूस, और एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है रिएक्शन के थ्रू, तो उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम है, कॉपर ऑक्साइड, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो यानी कि ये रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का देख पा रहे हो, ऐड हो रही है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नीचे वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन हट रही है, देखिए कॉपर के साथ, और ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ क्या हो गई है, ऐड हो रही है। तो इस रिएक्शन में हमें दोनों देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है और रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, कॉपर के साथ ऐड हो गई। ठीक है। और सॉरी देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई जिंक के साथ, लेकिन कॉपर के साथ ऐड हो रही है, तो ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। ठीक है। इसमें भी एक रिडक्शन और ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है। ठीक है। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, देखिए, इन रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZNO इज रिड्यूस टू ZN। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से रिड्यूस हो रहा है ना, और यहाँ पे ऐड हो रहा है। दूसरी वाली इक्वेशन में HCl इज ऑक्सीडाइज, देखिए यहाँ पे HCl है, ये रहा, HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया टू Cl2 के साथ, Cl2 ऐड हो गई, और मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एवरीडे लाइफ में। तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या है, कोरोजन। ठीक है। आपने ये छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा शायद, कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या है, जब मेटल, व्हेन ए मेटल इज अटैक बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, किसी भी मेटल पे मॉइस्चर, एसिड क्या करता है, अटैक करता है, और उसे क्या कर देता है, कोरोड कर देता है, जंग लग जाती है एक तरीके से, तो उसका बोलते हैं कोरोड बोलते हैं, और इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। जब भी कोई मेटल के हवा के ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो मेटल क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। इसके बाद जैसे सिल्वर है, सिल्वर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आई तो इस पर क्या होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है सिल्वर के ऊपर, और ग्रीन कोटिंग किसके ऊपर हो जाती है, कॉपर के ऊपर। ये क्या है, कोरोजन के एग्जाम्पल है। अब इसके इफेक्ट क्या क्या है, कोरोजन से क्या क्या होता है। कोरोजन के कारण जो कार की बॉडी से वो डैमेज हो जाती है, ब्रिज डैमेज हो जाते हैं, आयरन रेलिंग डैमेज होती है, शेप एंड ऑल ऑब्जेक्ट जो भी मेटल से बने हुए हैं, स्पेशली आयरन से बने हुए हैं, वो सभी क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम है ये। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। कोई भी डैमेज आयरन होती है उसको क्या करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए या चेंज कराने के लिए, इस पर काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो ये क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है कोरोजन। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करते हैं, हम किसके ऊपर 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, या पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होती है, दूसरी पेंटिंग भी करते हैं हम। ठीक है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट कर दें या किसी भी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ा दें
तो इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन से मेटल को बचा सकते हैं। ग्रीस लगा के या ऑयलिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी मेटल को कोरोजन होने से बचा सकते हैं। ग्लेवलाइजेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैंसिडिटी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, रैंसिडिटी इफेक्ट है। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड, स्वाद या स्मेल, फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज, ठीक है, चेंज हो जाता है व्हेन दे एक्सपोज टू एयर। अगर कोई भी फूड है, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आता है लंबे समय में रहने के बाद, तो वो क्या होता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, रैंसिडिटी कहते हैं। इट कोज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के कारण ये होता है। यह जो फूड के अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है उसके कारण भी रैंसिडिटी देखने को मिलती है। अब इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या मेथड हैं, एंटीऑक्सीडेंट का क्या करना चाहिए, हमें ऐड करना चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वैक्यूम पैकिंग करनी चाहिए। रिप्लेसिंग क्या करना चाहिए, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरनी चाहिए, या रेफ्रिजरेट करके यानी कि फ्रीज में रख के हम क्या कर सकते हैं, रैंसिडिटी से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट चैप्टर जो मैंने आज आपको करा दिया है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मैंने हाफ चैप्टर करा दिया था। आई होप आपको इस चैप्टर की सारे टॉपिक समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि वो भी इस चैप्टर को ईज़िली समझ सकें। और अगर आपको इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।